हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 की चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर बड़ा इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। 10 मार्क्स लगभग आपके कवर होते हैं इसमें से, ये और काफ़ी इजी भी लगेगा आपको। तो इस चैप्टर में आप देख रहे हैं कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म यानी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके टाइटल से परिचित करवा देता हूँ कि आखिर इसमें शीर्षक में ये शब्द नए नए क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं चर। तो चर यानी वेरिएबल्स आपके जिसके वैल्यूज़ जो रहते हैं वो अननोन होते हैं और चेंजेस होते हैं, यानी चेंज होते रहते हैं समय समय पर, वो सब आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकता है या हिंदी वर्णमाला का भी कोई अक्षर हो सकता है। तो आपका ABCD से ला करके आपके Z तक कोई भी वैल्यू हो सकते हैं जो वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशन लेना है। साथ में एक और शब्द आया है रेखिक यानी ये होता है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, देखिए आप 9th में वैसे आप पढ़े लीनियर इक्वेशन, बट वो वन वेरिएबल की थी। तो पहले मैं आपको 9th में ले जाता हूँ। 9th में आप पढ़े थे वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस टाइप की हुआ करती थी। उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता था ax + b = 0। इसमें आप देखते थे कि वेरिएबल कौन है, यहाँ x है जिसकी वैल्यू आपको बताना रहती है, और a और b कोई भी रियल नंबर्स यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती थी, जहाँ की a जो रहता वो 0 नहीं होता था। ठीक है, और इसका जब हम सॉल्यूशन करते थे, जब इसका हल करते थे तो x का एक वैल्यू प्राप्त होता था। ये अब 9th में सीख चुके हैं। यानी इस समीकरण का जो मूल है या आंसर है या सॉल्यूशन है वो एक आंसर आता था। अब हमारे पास दो वेरिएबल भी लेना है और साथ में दो लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो दो वेरिएबल्स लेट x और y जनरली लेते हैं, तो x और y दो वेरिएबल्स हो जाएंगे। अब उनसे लीनियर इक्वेशन बनाना है तो इस टाइप की बनाएंगे हम, ax + by + c = 0। ये आपकी इक्वेशन लीनियर भी है। लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं, रेखिक समीकरण उसको कहते हैं जिसमें जो आपके वेरिएबल्स हैं, चर हैं, उनकी जो डिग्रीज है मीन्स घात है वो कितनी होना चाहिए, 1। ठीक है, बाद में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, उस समय आपको बताया जाएगा कि जो वेरिएबल्स रहते हैं उसकी डिग्रीज 2 हो जाती है। यहाँ पर 1 डिग्री वाले जितने भी वेरिएबल्स दिख रहे हैं वो 1 डिग्री वाले हैं, और इसलिए इस टाइप के इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और दो वेरिएबल्स है इसलिए दो चर वाले रेखिक समीकरण हुआ। ठीक है, जहाँ तक युग्म यानी कि पेयर्स की बात है तो दो इक्वेशन आएगी आपकी इस पूरे चैप्टर में। दूसरा इक्वेशन हम एक और ले लेते हैं। ये देखिए आप, अब दोनों सेम हो गए इसलिए हम इनके कोफिशिएंट्स बदल रहे हैं। तो यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 और C2। इस प्रकार से ये आपको मैंने टाइटल से परिचित करवाया कि अध्याय का नाम जो है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है। मीन्स युग्म यानी कि ये पेयर है, जोड़ा है, और इसमें दो लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स इसमें हैं। ये आपको मैंने समझाया। अब जब भी किसी लीनियर इक्वेशन को शो किया जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी उसका जब भी हम सरल रेखा यानी ग्राफ खींचा जाता है या उसको हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ज्यामिति निरूपण करते हैं, तो हमेशा किसी भी लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक समीकरण प्राप्त होता है। मतलब निश्चित रूप से यहाँ पर दो अगर इक्वेशन हैं, एक और बात बताना चाहूँगा, इसमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये सभी रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर्स हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2 सभी वास्तविक संख्याएं, चाहे वो 0 1 2 3 अप टू कुछ भी हो सकता है, या -1 -2 भी हो सकता है, सभी रियल नंबर्स हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दो लीनियर इक्वेशन बताता हूँ। 3x + 2y + 7 = 0 और 2x - 3y + 8 = 0। तो इस टाइप का ये पेयर हुआ, दो लीनियर इक्वेशन का जोड़ा हुआ, और इसलिए इसमें दो वेरिएबल्स भी हैं xy और दोनों लीनियर हैं।
देयरफॉर दिस आर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसलिए जो दोनों इक्वेशन हैं ये रेखीय समीकरण युग्म हैं दो चर वाले। ठीक है, अब थोड़ी सी और इसके आगे बात करते हैं हम। क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि जब एक इक्वेशन होती थी, मान लो 3x + 6 = 12 लिखा, तो इसका सॉल्यूशन आप आराम से निकाल लिया करते थे। ठीक है, जैसे इसका सॉल्यूशन करें तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, ये 6 इधर आया, 3x हो गया 12 - 6, 3x = 6। ठीक है, और इसलिए x का वैल्यू हो गया 6/3, यानी कि आंसर हो गया 2। x का वैल्यू हो गया था 2, चाहे वो इक्वेशन x में हो चाहे y में, बट वन वेरिएबल होता था तो उसका सॉल्यूशन भी एक यूनिक सॉल्यूशन आता था, एक ही कोई आंसर आता था। तो ये, और इसका अगर सरल रेखा खींची जाती थी तो वो भी एक सरल रेखा प्राप्त होती थी, ज्योमेट्रिक निरूपण भी इसका। अब आती है बात, अगर आपसे कहें कि 3x + 2y = 7 को आप सॉल्व करिए और x और y का वैल्यू बताइए, तो निश्चित रूप से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, दो अज्ञात राशियाँ हैं, और इसलिए इनको हल करने के लिए हमें दो समीकरणों की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में आपको दो इक्वेशंस का पेयर मिलेगा, उसको सॉल्व करने का पूरा चैप्टर है आपका। अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी हमारे गणित के बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं, व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए भी रहते हैं चाहे वो, तो उस पर बेस्ड आपके सभी क्वेश्चंस मिलेंगे और उनको सॉल्व करने की अलग अलग अपने कोर्स में मेथड है। ठीक है, तो हम लेते हैं अब दो इक्वेशंस। मान लिया जाए, माना कि दो रेखिक समीकरण, लेट टू लीनियर इक्वेशंस आर a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। ये दो इक्वेशंस है आपके पास। अब आपको कहा गया है कि रेखीय समीकरण जब भी होती है, रेखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन जब भी होती है, तो उसका जब भी हम ग्राफिकल यानी कि जब भी ग्राफ पेपर पर उसको बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। अब दोनों इक्वेशंस अगर लीनियर है तो उसके जो सरल रेखाएं होगी वो भी दो होगी, और अगर उसको एक ही ग्राफ पे शो करें तो उसकी तीन पोजीशन बन सकती है। जब भी दो सरल रेखाओं को एक ही ग्राफ पेपर पर हम शो करते हैं तो तीन पोजीशंस बन सकती है मैक्सिमम। या तो दोनों सरल रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी किसी एक बिंदु पर, या फिर दोनों सरल रेखाएं कैसी हो सकती है, हो सकता है किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करे, या फिर तीसरी पोजीशन क्या हो सकती है, तीसरी पोजीशन हो सकती है कि एक सरल रेखा आपने बनाई, ठीक है, और दूसरी सरल रेखा के जो पॉइंट है वो भी इसी पर आ गए, मतलब ये संपाती है यानी कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, और बोथ लाइंस आर पैरेलल, और बोथ लाइंस आर कोइंसिडेंट, यानी कि दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, या समांतर हो सकती है, या फिर वो संपाती होगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रतिच्छेद करती है, ये है समांतर और ये है संपाती। यहाँ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के आधार पर ही इसके सॉल्यूशन की चर्चा कर सकते हैं हम। अब अपने कोर्स में दो प्रकार की विधियाँ हैं। नंबर एक विधि है, देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, दोनों समीकरणों को हल करने की दो विधियाँ हैं। सबसे पहली मेथड है आपकी ग्राफी निरूपण विधि, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और सेकंड मेथड जो है आपकी वो है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, ठीक है। बीजगणितीय विधि में फिर से अपने कोर्स में तीन विधियां हैं। सबसे पहले है आपकी प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरी आपकी विलोपन यानी एलिमिनेशन मेथड। प्रतिस्थापन हो गई, विलोपन हो गई, और एक और होती है वज्र गुणन विधि, जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
ये 3 मेथड्स आपके एल्जेब्रिक मेथड है यानी कि बीजगणित विधियाँ है, और एक विधि है आपकी ग्राफी वाली। तो एग्ज़ाम में कौन सी भी मेथड आपको पूछी जा सकती है, पर मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपका पक्का इसमें से आता है, यानी एक मेथड से आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए किसी न किसी मेथड को लेकर के एक क्वेश्चन कम से कम इसका बनता है। ठीक है, तो यहाँ से और थोड़ी सी चर्चा करते हैं मेथड शुरू करने के पहले। अगले वीडियो में आपको फिर अलग अलग मेथड्स के अलग अलग वीडियोस आपको विस्तार। अब यहाँ पर आप देख रहे थे कि 3 प्रकार की कंडीशंस बनती है। हो सकता है दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो सकता है दोनों समांतर हो, और हो सकता है दोनों समपाती हो, मीन्स इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, आर पैरेलल, आर कोइंसिडेंट। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन इस पैटर्न में है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी याद रखना है कि अगर पहली कंडीशन बनती है कि A1/A2 यानी इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उसमें रेशो बना करके देखेंगे तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आता है, मीन्स आपकी दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करती है। और प्रतिच्छेद करती है मीन्स इंटरसेक्ट करती है। अगर ये इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, और अगर इंटरसेक्ट करती है इसका मतलब देयर इज़ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यानी इनका अद्वितीय हल होगा, क्योंकि 2 रेखा एक दूसरे को जब भी प्रतिच्छेद करती है तो केवल एक ही बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन आपको याद रखना है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 आता है, बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2 अगर आता है तो दे आर पैरेलल, तब वो रेखाएं कैसी होगी, पैरेलल यानी कि समांतर होगी। और अगर समांतर होगी तो ऐसी पोजीशन में देयर इज़ नो सॉल्यूशन, देयर इज़ नो सॉल्यूशन यानी उनका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और तीसरी पोजीशन जब तीनों के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल आ जाता है, मीन्स A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 आ जाता है। ठीक है, याद रखने का तरीका देखिए आप, सबसे पहले यहाँ नॉट इक्वल्स टू रहेगा, सेकेंड पोजीशन में नॉट इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा, और थर्ड पोजीशन में नॉट इक्वल्स टू हट जाएगा, ऐसा आपको याद रखना है। और इस पोजीशन में ये आपका कोइंसिडेंट कहलाती है यानी कि समपाती। तो समपाती यानी दोनों रेखाओं के जो पॉइंट्स रहते हैं वो सभी कॉमन रहते हैं, तो हम इसको बोलते हैं अपरिमित, अपरिमित हल यानी कि अनेक हल होते हैं, अनेक और अनंततः अनेक हल हो सकते हैं। और ऐसी पोजीशन में हम इसको कहेंगे कि देयर आर मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये 3 कंडीशंस और इसके ऑब्जेक्टिव अक्सर आते रहते हैं, तो 3 ऑब्जेक्टिव ये भी बन सकते हैं, ये कंडीशंस को लेकर के भी बन सकते हैं, और साथ में इनके सॉल्यूशन भी बन सकते हैं। एक और बात, जब कभी 2 इक्वेशंस को लेकर के जब सॉल्व हो जाती है वो, तो उनका जो हल प्राप्त होता है, जैसे आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो एक तो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है और एक यहाँ पर आकर के मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है। इन दोनों पोजिशन में जो हल कहलाते हैं वो संगत हल कहलाते हैं। ये संगत हल कहलाते हैं, मीन्स कॉन्सिस्टेंट कहलाता है, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो ये कॉन्सिस्टेंट कहलाता है, ये भी कॉन्सिस्टेंट कहलाता है, बट देयर इज नो सॉल्यूशन। अगर उन दोनों का कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो आपका इनकॉन्सिस्टेंट कहलाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो आपको ये और ये संगत कहलाएगा, यानी जब कभी 2 समीकरण एक दूसरे को, 2 रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मीन्स उनका जब अद्वितीय हल होता है तो वो कहलाता है संगत हल। जब उनका अनंततः अनेक हल या अपरिमित हल होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के संपाती होते हैं, उस समय जो हल होगा वो भी संगत कहलाएगा। परंतु जब दोनों एक दूसरे को के समांतर होगी, यानी उनका कोई हल नहीं होगा, उस समय उसका जो हल होगा वो इनकॉन्सिस्टेंट मतलब असंगत कहलाएगा। तो 2 पोजीशन में आपको संगत याद रखना आसपास वाली, और बीच वाली जो है वो असंगत याद रखना है। ठीक है, तो लगभग इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक नॉलेज बताया चैप्टर से रिलेटेड, और साथ में ये पूरे ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। लगभग कम से कम 1 या 2 ऑब्जेक्टिव आपके इसमें से बनते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगले चैप्टर में हम, अगले वीडियो में हम मेथड्स जो भी आपकी हैं उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।